ये कहानी शुरू होती है स्कॉटलैंड के पहाड़ों में, जहाँ जिमी अपने भाई बहनों और चचेरे भाइयों के साथ टीवी देख रहा था। अचानक बाहर सायरन बजने लगा और उसकी माँ ने बच्चों को एक जगह बैठे रहने के लिए कहकर दरवाजा बंद कर दिया। बाहर का शोर सुनकर बच्चे डर जाते हैं। जिमी अपने पिताजी को बुलाने के लिए दरवाजे के पास जाता है। तभी दरवाजा जोर से हिलने लगता है। उसी पल दरवाजा खुलता है और ज़ॉम्बी जैसी भयानक इन्फेक्टेड चीजें अंदर घुस आती हैं। वे लड़कियों पर हमला करके उन्हें खा जाते हैं, जिमी को बिना देखे, जो दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। मौका मिलते ही जिमी भाग निकलता है और दूसरी कोठरी में देखता है कि ज़ॉम्बी उसकी माँ को खा रहे होते हैं। पूरे घर में भागते हुए वो देखता है कि उसका सारा परिवार धीरे धीरे इन्फेक्टेड में बदल रहे हैं। किस्मत से वो किसी तरह घर से बाहर निकल पाता है। बाहर भी इन्फेक्टेड होते हैं, इसलिए जिमी अपने डैड को ढूंढने के लिए चर्च की तरफ भागता है, क्योंकि उसके डैड चर्च के फादर होते हैं, ताकि वो मदद मांग सके। लेकिन फादर को नहीं लगता कि इन्फेक्टेड कोई बुरी चीज है, बल्कि उसे लगता है कि वे बच गए हैं, क्योंकि उसकी नज़र में ये जजमेंट डे है, यानी कि प्रलय का दिन। वो जिमी को अपनी सोने की क्रॉस देता है और विश्वास रखने को कहता है। उसी पल इन्फेक्टेड खिड़कियां तोड़कर अंदर घुस आते हैं और जिमी भाग जाता है, लेकिन उसके डैड पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बच जाएंगे। इन्फेक्टेड उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें काट लेते हैं, जिससे वे भी इन्फेक्टेड बन जाते हैं। यह सब रेज वायरस की वजह से हुआ था। यूरोप ने इसे यूके में बंद कर दिया था, जो दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग हो गया था। ये एक बंजर जमीन बन गया था, जहां बचे हुए लोग खुद ही अपना ख्याल रखते थे। इस भयानक बीमारी के फैलने के 28 साल बाद कुछ लोग लिंडिसफॉर्न नाम के एक द्वीप पर रहते थे, जो एक सुरक्षित जगह थी। आज स्पाइक नाम के एक बच्चे को अपना पहला इन्फेक्टेड मारना सिखाया जाना था। उसके डैड जैमे नाश्ता बना रहे थे, तभी अपनी बीमार पत्नी ईसा के गिरने की आवाज सुनकर वे भागे। दोनों उसकी हालत देखने जाते हैं और ईसा घबरा जाती है जब वो सुनती है कि स्पाइक को आज ट्रेनिंग दी जाएगी। उनमें बहस होती है, पर कुछ देर बाद वो शांत हो जाती है। स्पाइक की माँ ईसा को भूलने की बीमारी है, इसलिए उसे ज्यादातर समय समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। वापस रसोई में स्पाइक को सैम मिलता है, जो उसे एक नया धनुष देता है। शहर से बाहर निकलते समय हर कोई स्पाइक के लिए तालियां बजाता है और उसे शुभकामनाएं देता है। शहर के दरवाजे पर जेनी उसे नियम याद दिलाती है कि बाहर जाने वाला हर इंसान वापस आ सकता है, लेकिन अगर कोई वापस नहीं आता तो कोई उसे ढूंढने नहीं जाएगा, क्योंकि बचाव अभियानों में बहुतों की जान गई थी। फिर दोनों मुख्य जमीन तक जाने के लिए रास्ता पार करते हैं। जैमे पुराने दिनों की कई कहानियां सुनाता है और स्पाइक को यकीन नहीं होता कि लोग समंदर से दूर भी रह सकते थे। वे एक पुल पार करके जंगल में जाते हैं, जहां वे हर वक्त दुश्मनों के लिए चौकन्ने रहते हैं। आखिर में उन्हें जमीन पर एक इन्फेक्टेड मिलता है। जब वो कीड़े खाने के लिए रुकता है तो स्पाइक तीर चलाता है, जो उसकी गर्दन पर लगता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। एक और इन्फेक्टेड उनके पीछे से आता है, तो जैमे भी उसे तीर मारकर मार देता है। शोर सुनकर और ज़ॉम्बी आते हैं और जैमे एक और को मार देता है, लेकिन स्पाइक कहता है कि आखिरी वाले को जाने दो। जैमे को अपने बेटे पर गर्व होता है, लेकिन स्पाइक को मारकाट करना अच्छा नहीं लगता। वे आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक सुनसान घर मिलता है, जहां एक इन्फेक्टेड को उल्टा लटकाया गया था। जैमे को लगता है कि किसी ने उसे इंसान के तौर पर पकड़कर छोड़ दिया था। वो चाहता है कि स्पाइक उसे मार दे, लेकिन बच्चा डर जाता है। इन्फेक्टेड खुद को किसी तरह आजाद कर लेता है और घबराकर स्पाइक उस पर तीर चला देता है, जो उसके सिर में लगता है और वो मर जाता है। उसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और एक आधा खाया हुआ जानवर पाते हैं। स्पाइक देखता है कि उसकी खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी एक पेड़ से चिपकी हुई है। ये देखकर जैमे चिंतित हो जाता है, क्योंकि ये केवल एक अल्फा इन्फेक्टेड ही कर सकता था। वो अपने बेटे को तेजी से चलने और आवाज न करने के लिए कहता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें इन्फेक्टेड का एक झुंड और उनका अल्फा लीडर मिलता है। दोनों तेजी से वापस जंगल की तरफ भागते हैं। खतरा होने के बावजूद जैमे स्पाइक को ट्रेनिंग देता रहता है, उसे भागते हुए निशाना लगाना सिखाता है। वे सुनसान घर में वापस चले जाते हैं और पीछे आ रहे हर इन्फेक्टेड को मारते हुए छिपने की जगह ढूंढते हैं। उन्हें छत पर जाने का रास्ता मिल जाता है और वे अंदर चढ़ जाते हैं। घंटों बीत जाते हैं, लेकिन अल्फा उस जगह से दूर नहीं जाता। जैमे बताता है कि अल्फा ज्यादा बड़े और चालाक होते हैं। उनके पास ज्यादा तीर नहीं थे, इसलिए उन्हें इंतजार करना था। स्पाइक को बुरा लगता है कि वो कुछ निशाने चूक गया था, लेकिन जैमे उसे यकीन दिलाता है कि उसने पहली बार में बहुत अच्छा किया। आधी रात में वे एक इंसान को रोशनी के साथ देखते हैं और जैमे बताता है कि ये क्वारंटीन पेट्रोल है। दूसरी तरफ वे आग देखते हैं और स्पाइक जानना चाहता है कि ये क्या है, लेकिन जैमे बात बदल देता है। जब स्पाइक सो जाता है तो उसे एक बुरा सपना आता है। जैमे उसे जगाता है क्योंकि घर हिल रहा होता है। दोनों तेजी से बाहर भागते हैं और छत गिरने से ठीक पहले बच निकलते हैं, ये जानते हुए कि इस शोर से इन्फेक्टेड आएंगे।
जैमे और स्पाइक जितनी तेजी से हो सके घर की तरफ भागते हैं। ऊंची लहरों ने रास्ते को ढक दिया था, लेकिन वे उसे पार कर सकते थे। अचानक बहुत से पक्षी उनके ऊपर से उड़ते हैं और अल्फा रास्ते पर उनका पीछा करने लगता है। स्पाइक पानी में कई बार फिसल जाता है, लेकिन जैमे उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर इतनी तेजी से भागते हैं कि वे वापस जमीन पर पहुंच जाते हैं। जैमे चिल्लाता है और सीटी बजाता है, जिससे गेट पर मौजूद गार्ड को पता चल जाता है। लोग अल्फा को तीरों से मारकर गिरा देते हैं। वो जल्दी ही ठीक हो जाता है, इसलिए अगले तीर में आग लगाकर चलाया जाता है। इससे अल्फा नीचे गिर जाता है और जैमे अपने बेटे को गेट तक खींच पाता है। जेनी उन्हें कुछ सेकंड के लिए इंतजार कराती है, जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि वे इन्फेक्टेड नहीं है, और आखिरकार गेट खोलकर उन्हें अंदर आने देती है। बाद में एक पार्टी में सब स्पाइक के वापस आने और पहले शिकार का जश्न मनाते हैं। जैमे पूरी कहानी सुनाता है, लेकिन स्पाइक को मारकाट का जश्न मनाना अच्छा नहीं लगता। भीड़ स्पाइक को कुर्सी पर उठाती है और उसे शराब पीने की इजाजत मिलती है। आखिरकार स्पाइक बहुत परेशान हो जाता है और उल्टी करने बाहर भागता है। उसी पल वो जैमे को दूसरी औरत के साथ देखता है और अपने डैड को अफेयर करते देख दुखी हो जाता है। स्पाइक घर जाता है, जहां सैम सोई हुई ईसा की देखभाल कर रहा होता है। अपनी कहानी बताने के बाद स्पाइक सैम से उस आग के बारे में पूछता है। सैम को लगता है कि वो डॉक्टर केल्सन थे और कहता है कि जैमे ने एक खास वजह से उनके बारे में बात करने से मना किया था। अगली सुबह ईसा बहुत भयानक सिरदर्द के साथ उठती है। जैमे वापस आता है और स्पाइक उसे देख नहीं पाता, इसलिए वो कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद स्पाइक जैमे से पूछता है कि उसने ईसा को देखने के लिए केल्सन से क्यों नहीं कहा। जैमे बताता है कि केल्सन बहुत पहले ही पागल हो गए थे। स्पाइक कहता है कि ईसा को मदद की जरूरत है और अपने डैड को उनके अफेयर के लिए कोसता है, जिसके बाद जैमे उसे थप्पड़ मार देता है। उसे तुरंत पछतावा होता है, लेकिन स्पाइक भागकर अपनी माँ के पास चला जाता है। जब जैमे उसके पीछे जाने की कोशिश करता है तो स्पाइक एक चाकू निकालकर कहता है कि उनसे दूर रहें। जैमे आसानी से चाकू छीन लेता है, लेकिन वो बात को और नहीं बिगाड़ना चाहता, इसलिए वो चाकू वापस स्पाइक को दे देता है और चला जाता है। कुछ देर बाद स्पाइक एक खलिहान में आग लगा देता है। फिर वो गार्डों को कहता है कि सभी को आग बुझाने में मदद करनी चाहिए। वो वादा करता है कि जब बड़े बाहर होंगे तो वो निगरानी करेगा, लेकिन जैसे ही वो अकेला होता है, स्पाइक ईसा को लेकर गेट से बाहर जाता है। जब ईसा को एहसास होता है कि वे कहाँ हैं, तो वो डर जाती है और जैमे को बुलाती रहती है। स्पाइक उसे शांत करता है और यकीन दिलाता है कि एक डॉक्टर उसकी मदद करेगा। पूरा दिन चलने के बाद उन्हें रात बिताने के लिए एक इमारत मिलती है। ईसा निगरानी करते करते ऊब जाती है और स्पाइक को जगाकर बीमारी से पहले की कहानियां सुनाती है। वो स्पाइक को अपना डैड समझने लगती है। उसकी नाक से खून बहने लगता है और गंध से एक इन्फेक्टेड आता है, लेकिन स्पाइक तुरंत उसे तीर से मार देता है। उसका कुछ खून ईसा के माथे पर गिर जाता है, तो स्पाइक उसे छूने से पहले उसे साफ करने के लिए भागता है। जल्द ही और इन्फेक्टेड आते हैं और दोनों जितनी तेजी से हो सके भागते हैं। आखिरकार वे एक गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं और अंदर चले जाते हैं। कमरा धुएं से भरा होता है। इन्फेक्टेड उनका पीछा करते हुए अंदर आ जाते हैं, लेकिन उसी पल छत का एक दरवाजा खुलता है और सैनिक एरिक दोनों को छिपने के लिए कहता है। फिर वो इन्फेक्टेड पर गोलियां चलाता है और धुएं के संपर्क से एक बड़ा धमाका होता है। आग सभी जीवों को जला देती है जो भागने की कोशिश करते हैं। ईसा और स्पाइक बच जाते हैं। जैसे ही रास्ता खुलता है वे बाहर निकल जाते हैं। एरिक उनसे रास्ता पूछने के लिए आता है और घबरा जाता है जब स्पाइक के पास कोई जवाब नहीं होता। अंत में एरिक उनके साथ जाने का फैसला करता है और ईसा को उठाने की जिम्मेदारी भी लेता है। कुछ घंटों के बाद वे एक जगह रुककर आराम करते हैं। एरिक अपना फोन चलाकर देखता है, लेकिन सिग्नल नहीं होता और बैटरी भी कम होती है। स्पाइक ने पहले कभी फोन नहीं देखा था। तभी बैटरी खत्म हो जाती है और एरिक फोन फेंक देता है। फिर समूह आगे बढ़ता है और ईसा एक आवाज सुनकर लड़कों को पीछे छोड़ देती है। वो उसका पीछा करके एक पुरानी ट्रेन तक पहुंचती है और अंदर वो एक गर्भवती इन्फेक्टेड औरत को देखती है। पहले वो आक्रामक होती है, लेकिन ईसा उसकी मदद करती है। जब लड़के पहुंचते हैं तो ईसा स्पाइक से गर्भनाल काटने के लिए कहती है और बच्चे को पानी से साफ करती है। जब इन्फेक्टेड गरजती है तो एरिक उसे गोली मारकर मार देता है। एरिक बच्चे को भी मारना चाहता है, लेकिन स्पाइक और ईसा ने पाया कि बच्चा इंसान है। जब एरिक गोली चलाने वाला होता है तो एक इन्फेक्टेड हाथ छत से बाहर निकलता है और उसे खींच लेता है। फिर इन्फेक्टेड अंदर आता है, जिससे पता चलता है कि वो एक अल्फा है और उसके पास एरिक का सिर है। जब वो मरी हुई इन्फेक्टेड को देखता है तो गुस्से में आ जाता है और इंसानों का पीछा करना शुरू कर देता है। वे भागते हैं और स्पाइक तीर चलाता रहता है, जिससे अल्फा धीमा हो जाता है। जल्द ही वे ट्रेन से उतरने में कामयाब हो जाते हैं। तभी डॉक्टर केल्सन आते हैं और एक नींद की दवा से उसे बेहोश कर देते हैं। उसके बाद केल्सन अपना परिचय देता है और बताता है कि वो अपने शरीर को आयोडीन से ढक कर रखता है, क्योंकि ये उसे वायरस से बचाता है।
वो एरिक का सिर ले जाता है क्योंकि वो अल्फा को सैमसन कहता है और बताता है कि वो 3 साल से इस इलाके में रह रहे हैं। स्पाइक डॉक्टर से अपनी माँ की मदद करने के लिए कहता है और केल्सन उन्हें अपने हड्डी मंदिर में ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। यहाँ हजारों हड्डियों को खंभों में बांधा गया था। केल्सन एरिक का सिर आग में फेंक देता है और एक बार जब सारा मांस जल जाता है तो वो खोपड़ी को धोता है और स्पाइक से उसे मीनार में जोड़ने के लिए कहता है। उसके बाद केल्सन बच्चे की कहानी सुनता है और पता लगाता है कि गर्भनाल ने उसे इन्फेक्शन से बचाया। वो ईसा पर तरह तरह के टेस्ट करता है और बताता है कि उसे कैंसर है। स्पाइक घबरा जाता है कि वो उसे ठीक क्यों नहीं कर सकता। ईसा अपने बेटे को समझाती है और मानती है कि उसे कुछ समय से कैंसर का शक था। ईसा केल्सन को रहम करने के लिए सहमति का इशारा करती है। केल्सन उसे बताता है कि हर किसी को सही समय पर प्यार में मरना याद रखना चाहिए। ईसा बच्चे को स्पाइक की बाहों में रखती है और फिर केल्सन के साथ जंगल में जाती है जहां वो उसे उसकी तकलीफों से आजाद कर देता है। स्पाइक अपनी माँ के साथ अपनी सभी खुशहाल यादों के बारे में सोचता है जब तक कि केल्सन ईसा की खोपड़ी के साथ वापस नहीं आ जाता। बच्चे को डॉक्टर को सौंपने के बाद स्पाइक मीनार पर चढ़ता है और सूरज उगने पर ईसा की खोपड़ी को सबसे ऊपर रखता है। सुबह सैमसन मैदान पर दौड़ता हुआ आता है तो केल्सन बच्चों को एक गुप्त गड्ढे में धकेलता है। सैमसन उन्हें ढूंढ लेता है और ढक्कन हटाने की कोशिश करता है। समूह को लगता है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन सैमसन लकड़ी को तोड़कर वापस आता है और केल्सन का गला घोटना शुरू कर देता है। स्पाइक डॉक्टर की सुई लेता है और उसे सैमसन की बाह में लगा देता है, जिससे वो तुरंत सो जाता है और केल्सन को बचा लेता है। उसके बाद स्पाइक एक टोकरी में बच्चे के साथ शहर वापस आता है। वो उसका नाम ईसा रखता है और जेनी को ढूंढने के लिए एक नोट के साथ उसे गेट के बाहर छोड़ देता है। नोट चैमे तक पहुंचता है, जो उसे पढ़कर जानता है कि स्पाइक चला गया है और नहीं चाहता कि उसे ढूंढा जाए। पत्र में यह भी साफ था कि केल्सन पागल नहीं है और बच्चा साफ है। एक हताश जैमे अपने बेटे को ढूंढने के लिए बाहर भागता है, लेकिन ज्वार बहुत ज्यादा होने की वजह से वो दूर नहीं जा पाता। 28 दिनों बाद स्पाइक मुख्य जमीन पर घूम रहा होता है। जब एक इन्फेक्टेड उसके पास आता है तो वो उसे एक ही शॉट में मार देता है और जीव आ रहे होते हैं तो स्पाइक को भागना पड़ता है। सड़क एक बड़ी चट्टान की दीवार से बंद होती है और एक इन्फेक्टेड वहां उसे ढूंढ लेता है और स्पाइक उसे भी मार देता है। अचानक कोई हैरानी की आवाज करता है और स्पाइक मुड़कर देखता है तो उसे एक बूढ़ा जिमी मिलता है जो अभी भी अपने पिताजी की क्रॉस पहने हुए है। जिमी स्पाइक के कौशल से प्रभावित होता है और बताता है कि उसकी अपनी एक टीम है और इन्फेक्टेड आते हैं तो समूह दीवार से कूदता है और सभी जीवों को मारने के लिए एक साथ लड़ता है। वे ऐसा करते हुए हंसते हैं क्योंकि उन्हें मारना अच्छा लगता है। जिमी खुशी के साथ जीत का जश्न मनाता है और स्पाइक से कहता है कि उन्हें दोस्त बन जाना चाहिए।